dignitaries on the dais, of the dais, and my dear friends. Good afternoon to all of you. मेरा लेक्चर था ऑफिशियली गुड मॉर्निंग के टाइम, लेक्चर दे रहा हूँ गुड आफ्टरनून के टाइम, लेकिन ये होता है हमारे साथ। हाँ, जो भी जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं वो दे आर यूज्ड टू सच काइंड ऑफ टाइम डिफरेंस। रिटर्न फाइल करने बैठे हैं दोपहर में, रिटर्न फाइल एक्चुअल होता है शाम में, रात में, या अगले दिन होता है। सो वी आर यूज्ड टू हैव द कीप द पेशेंस अलाइव, राइट। इसी हिसाब से आज लेक्चर भी रिटर्न के ऊपर है, तो नेचुरल इट इज बाउंड टू बी लेट। सो मैं कैलकुलेट दिमाग में था कैसे होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइल GSTR 9 रिटर्न। मेरे अगले स्पीकर थे जतीन जी, उन्होंने आपको बेसिक बैकग्राउंड दे दिया था क्या 9 है, उसमें कैसे इंफॉर्मेशन आएगी। सो माय जॉब बिकम्स वेरी इजी। उन बहुत सारे टेक्निकल प्रोविजंस भी बता दिए हैं उन्होंने, so that it would be easier for me to present my views on that. सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटी। हमने देखा सेक्शन 44 है which provides that every registered person has to file the annual return. So registered person बोले तो that means whoever are registered they have to file the return irrespective of the fact that whatever is your turnover. जैसे 9C में उन्होंने बताया कि 2 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो ही 9C बना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 0 भी है then also you need to file the annual return. नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि whether this annual return is PAN based wise or whether GSTN based wise. कैसे है ये, कैसे एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे? इट इज अ GSTN वाइज because it's a for every registered person. Now GST law provides that suppose if a taxable person is there whose office, one office is in Bhayandar, another unit is located in SEZ unit SIBS में लोहा है, then he has to require 2 annual return. Let's take another example. GST law further provides that if you have a different business vertical of the business, then you can have a separate registration for that business. And suppose one of your client has taken that separate registration for different business vertical, तो और एक रिटर्न आ जाएगा, तीसरा रिटर्न आ जाएगा। So now you have to decide कि आपको कितने रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइल करने हैं। हाँ, आज जाके पहले देखना how many returns you have to file because the deadline has been given that this is the deadline in which you have to complete the work. आगे जाते हैं। उन्होंने बताया हमने लास्ट लेक्चर में कि ये जो GST एनुअल रिटर्न है वो 4 लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। कौन से 4 लोग हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल। ये लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। और कौन से फॉर्म में करना है? GSTR 9 करना है। फर्दर इट हैज बीन सेड, ये जो एनुअल रिटर्न है यहाँ SSE को कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग हैज टू बी कंपाइल्ड ओनली। और कंपाइलेशन कहां से होगा? फ्रॉम द रिटर्न फाइल। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि जो रिटर्न फाइल है तो क्या कहेंगे, व्हाट इज रिटर्न? GSTR 1 इज रिटर्न या GST 3B इज रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न? सो देयर वाज ए कंट्रोवर्सी, क्या रिटर्न है? बट द GSTN पोर्टल व्हिच सेज दैट रिटर्न इज GSTR 1, इसमें से डिटेल लेनी है। अभी मजे की बात है GST पूरे लॉ में कि हमारे यहाँ 2 GST लॉ चल रहा है, पता है आपको? एक GST लॉ है जिसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला है, जिसको हम कहते हैं CGST एक्ट, SGST एक्ट, IGST एक्ट, UTGST एक्ट। दूसरा लॉ है GSTN पोर्टल का। हाँ, आपने शायद गौर किया रहेगा बड़े कि GST लॉ क्या कर रहा है और GSTN पोर्टल क्या कर रहा है। कुछ डिफरेंस है? आपने कभी कोशिश की है? हाँ, कोशिश की है ना, क्या दोनों में डिफरेंट है? तो हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? फॉर फाइलिंग द रिटर्न व्हाटएवर GSTN पोर्टल सेज। सो वी हैव टू हियर आल्सो वी डिड नॉट हैव टू यूज मच ऑफ आवर माइंड एंड यूज समवेयर एल्स। और हमें जो GSTN पोर्टल में इंस्ट्रक्शन शीट में जो भी बताया है दैट वी हैव टू फॉलो विदाउट गोइंग इनटू द मच इनटू द नीटी-ग्रिटी और द टेक्निकलिटीज, वेदर दिस इज रिटर्न, वेदर आई शुड फाइल, नॉट फाइल। इतना सोचने जाएंगे तो रिटर्न फाइल ही नहीं होगा, बराबर? सो डोंट थिंक मच अबाउट दैट।
अभी देखते हैं कि कौन सा रिटर्न फाइल करना, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे पूरे जीएसटी लॉ में टैक्सेबल पर्सन इज डिवाइडेड इनटू द सेपरेट क्लास बाय इटसेल्फ। जैसे हमारे देश में लोगों को डिवीजन किया गया है बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन, क्रीड, इसी हिसाब से यहाँ जीएसटी लॉ में भी टैक्सेबल पर्सन को डिवाइड कर दिया। कैसे किया है? दोज एसएससीज हुज टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़, तो उनके लिए अलग कानून है रिटर्न फाइल करने का। दोज एसएससीज हुज टर्नओवर इज मोर देन 1.5 करोड़, उनके लिए मंथली है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, आईएसडी है, कितने टाइप के टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये सबके लिए अलग अलग कानून है। तो यहां भी दिखते हैं उनके लिए कौन से एनुअल रिटर्न है। फर्स्ट, दोज एसएससीज हु आर फाइलिंग नॉर्मल रिटर्न 1, 2, 3 बताया, उनको जीएसटीआर 9 भरना है। जो एसएससी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है उनको फॉर्म नंबर 9A भरना है। 9B उनको भरना है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। और 9C तो सबको ही पता है कि अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया, देन इन दैट केस अलोंग विद द एनुअल रिटर्न, दैट मींस 9, you have to also do the audit and reconciliation statement and upload to the GSTN portal. Now in this my 1.5 hour speech I will not speak about 9C, थोड़ा चीज आपको पहले बता दी, बाकी की चीज जो बाकी रही गई डिटेल में वो 4th सेशन में आपको जिग्नेश जी बता देंगे, राइट। सो लेट्स गो अहेड। जब भी बात आई कुछ रिटर्न फाइल करने की, कॉम्प्लायंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसकी ड्यू डेट क्या है, बराबर है। तो यहाँ व्हाट इज द ड्यू डेट? ड्यू डेट इज ऑन और बिफोर द 31st December ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए व्हाट इज द ड्यू डेट? 31st December 2018। प्लीज एट दिस जंक्चर डोंट आस्क मी कि ये डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, बराबर है, बिकॉज आई एम नॉट अ फोरकास्टर या एस्ट्रोलॉजर हूं, लेकिन we will see how logically whether this 31st December 18 is achievable, not achievable, that we will automatically you will get an answer. I don't have to speak anything. Then late filing fees. Compliance आ गया तो naturally if you don't adhere to the due dates, then you have to what you have to pay? लेट फाइलिंग फीस। यहाँ भी जीएसटी लॉ में नॉर्मली इट इज सपोज पेनल्टीज रहती है, बट नाउ दैट वर्ड पेनल्टी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड लेट फाइलिंग फीस। क्यों ऐसा किया गया? एनीवन? इंस्टेड ऑफ पेनल्टी व्हाई लेट फाइलिंग फीस? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड लेट फीस। पेनल्टी is discretionary. If a reasonable cause is shown, then that penalty can always be reduced or waived off. But late filing fees, कुछ nothing, no provision, you have to pay it, you don't have choice, बराबर है। आपका पोर्टल नहीं चल रहा था इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ जीएसटी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो लेट फीस भरा ना सबने भरा ना। हाँ, मुझे लगा कि खाली मैंने ही भरा है, नहीं ना, सबने भरा है। हाँ, सो लेट फीस इज देयर। सो नाउ व्हाट द लॉ सेज that if you don't file your annual return within the due date which has been prescribed, then you have to pay 200 rupees late filing fees from the day 1st January 2018 till that time you comply the law. अभी ऐसे करेंगे तो यार 5 साल किसी ने नहीं किया गलती से एनुअल रिटर्न, तो कितनी लेट फीस भरे? नहीं बोलते, नो। मैक्सिमम कैप हैज बीन प्रोवाइडेड एंड दैट इज 0.5% ऑफ द टर्नओवर, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट। Now यहाँ भी मैंने लिखा है CGST and SGST. Why I have written like this? Can anyone? हाँ, both include. So ये GST लोग की एक दूसरी peculiarity है। Normally हम VAT या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, उसका एक्ट एक ही है, राइट। GST एक्ट बोले तो कुछ है सर, GST एक्ट नहीं है। GST एक्ट नहीं है, क्या है? CGST एक्ट है, SGST एक्ट। That both laws needs one has to read it. So while reading that what is the amount of late filing fees, so we have to read the CGST Act as well as SGST Act. वहाँ 100 rupees penalty late filing fees है, so total would be 200 rupees. उसी हिसाब से यहाँ जो मेरी मैक्सिमम अमाउंट जो बताइए वो भी 0.25% ऑफ टर्नओवर है, लेकिन अगेन CGST एंड SGST। तो SGST लो भी पढ़ना है आपको। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस में है, एडवाइजरी कर रहे हैं, then it is very much important that you read both the law and then only give the advice, otherwise you may be giving the wrong advice. Now next, अब ये GST 9 कैसे है फॉर्म में? तो होल फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट।
and 19 tables are there. I think majority of you must have seen that कि कैसे ये दिख रहा है. 19 टेबल्स भर दिए कि हमारी लाइफ रिटर्न फाइल हो गया और हमें हमारी फीस मिल गई. ठीक है. नाउ पार्ट 1, उसमें 6 पार्ट कैसे है. फर्स्ट पार्ट इज डिटेल्स ऑफ बेसिक डिटेल है. पार्ट 2 है जहां हमें भरना है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई and inward supply on which tax has to be charged on the reverse charge mechanism. Third is details of input tax credit. Fourth is details of tax paid. Part number 5 is very important. वो बता रहा है जो ट्रांजेक्शन हमने फिनेंशियल ईयर 17-18 में के है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन दोज ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कैप्चर्ड व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न, but that has been captured in financial year 18-19, that would be shown over here. And I know that majority of the सबको यही प्रॉब्लम आएगा कि हम कैसे भरें. ठीक है. And part 6 is the other information. Simple. So now let's go कि कैसे ये information भरनी है. Close by close analysis. Because the subject है walk through GSTR 9. So let's start walking. फॉर्म नंबर GSTR में फर्स्ट पार्ट है बेसिक डिटेल. तो वंस यू लॉग इन इनटू योर पोर्टल बाय गिविंग द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, देन यू कैन एंटर इनटू द पोर्टल और फिर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा एनुअल रिटर्न का. couple of 3 or 4 days back, I think many of you have seen on the GSTR portal एनुअल रिटर्न आया है ना. आया, सब एकदम खुश हो गए, चलो नाउ माय वर्क स्टार्ट. जैसे ही क्लिक किया क्या देखने को मिला. oops. So we have to be ready with that. ये 9 भी इतना लेट क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है. क्या रीजन है पता है. पहले GSTI ने बोला लेट मी जस्ट कंफर्टेबल विद ऑल द टैक्स पेयर्स, ये 1, 2, 3 कैसे भरा जाए, और 1 और 3 भी. जैसे ही 1 साल के बाद एवरीवन सेटल्स डाउन, क्योंकि अभी नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 9 and 9C. अगर यही चीज पहले करते थे तो क्या होता था. पहले ही लोग बहुत सारे बोल देते अभी मुझे GST की प्रैक्टिस ही नहीं करनी है. So that's why everything is come on a gradual manner. So once I enter into the annual return, I would be given a option कि मैं कौन सा financial year का annual return के dropped out box would be there, and I have to select financial year 17-18. GSTI and legal name and trade name would come automatically. Now before we try to fill this thing, it is advisable that first of all we have to try to tally our turnover, outward supplies in advance received, and tax discharge on inward supplies by GSTR 3B, GSTR 1 and financial statement के साथ एक tally करके रख दो summary basis पे. Though it won't be directly applicable while filling the return, but majority of the details would be able to can fill it from those summary. And lastly, input tax credit with GSTR 2A. These 4 things we have to keep it ready while filing the GSTR 9 form. Now let's go to the next part 2, details of the outward supply. यहाँ जो part 2 है, that is divided into 2 parts, table number 4 and table number 5. In table number 4, we have to give the taxable supplies detail. That means details of taxable outward supply, details of advances received, and inward supply on which tax has to be discharged under reverse charge mechanism. In table number 5, we have to provide the non-taxable supply. Non-taxable supply means zero rated supply on which no tax is to be payable. Then nil rated, exempted, and non-GST supply. Now naturally, from where did you get all this detail? Either 3B or 1, but for all practical purpose we will use that from GSTR 1 we will compile this detail, because the instruction sheet says that, without going into the technicalities. अभी ये जो GSTR 1 हमें लेना है वो कौन से पीरियड का लेना है? Only for the financial year 17-18, not for any other purpose, right? Now first, for table number 4. It says details of advances, inward and outward supply on which tax is payable as declared in the returns filed during the financial year. So जतिन जी ने बताया कि ये टेबल में हमें डिटेल्स देनी है जो हमने रिटर्न में फाइल की है during the financial year 17-18 only. So that means while filing the return GSTR 1, since it's the first year, it may so happen that you might have committed mistakes, errors, omissions. होती है, बराबर है. बड़े बड़े काम करते हैं तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती है. तो इन दैट थिंग यू नीड नॉट हैव टू वरी. जो आपने फाइल किया है उसकी ही डिटेल देनी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
आप बताएंगे मैंने गलती कर दिया है, गलत फिगर डाल दिया है, देन ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव द रॉन्ग इंफॉर्मेशन ओनली. यू शुड नॉट बी अलाउड टू चेंज इट. ठीक है. नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स गो अहेड. It says 4A, supply made to an unregistered person. Unregistered person is a person who doesn't have the GSTIN number. So उसके कहते हैं business to consumer directly. यहाँ हमें gross basis पे detail देनी है. That means is outsale to that unregistered person. Then if there is any issuance of debit note or credit note, then that we have to reduce it and net amount has to be provided in this detail. From where you will get this detail? Says table number 5, 7, 9A, 9B and 10 of the GSTR1. वहां अगर आपके पास ready है तो you can get it. Now tell me how many of you have downloaded GSTR1 from the system portal? So many, very good. पूरी डिटेल आती है कि summary basis पे है. So whether you will get all the details, so that is the biggest crunch, that how we can get the data. क्योंकि जो GSTIN पोर्टल दे रहा है वो खाली समरी आ रही है. दैट मींस एवरी इफेक्ट वुड बी नेट इफेक्ट, ग्रॉस में नहीं होगी. सो देन इट वुड बी डिफिकल्ट कि हमें सारी डिटेल GSTR1 से मिलेगी. सो फॉर दैट रेटर, अगर हमने आप डिटेल्स रेडी रखी है समरी, देन यू कैन एबल टू फिल दैट डिटेल फ्रॉम द टेबल्स व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अस. Then next is the supplies made to registered person. That means B2B transaction. The other person to whom you made the supply is having a GSTIN number. Now from here we have to give only the gross amount without giving the effect of issuance of debit note or credit note. यहाँ हमें gross basis पे effect दे देनी है. डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिटेल दूसरे टेबल में आ जाएगी. ठीक है. यहाँ ग्रॉस बेसिस पे हमने डिटेल दे दी. कहां से हम डिटेल लेंगे? टेबल नंबर 4A and 4C of the GSTR1. Then next is the zero rated supply. What is zero rated supply? Supply means supply on export of goods or services, or supply to SEZ unit located in SEZ unit or SEZ developer. Now this supply, zero rated supply can be done in two methods. Number one, with payment of tax. Another is without payment of tax. When you are opting for the with payment of tax, that means you have to pay the tax and then claim the refund. If you are claiming that no, I don't want to pay the tax without payment of tax, that means you have to obtain the LUT and you have to export the services or supplies to export. तो यहाँ हमें जो डिटेल देनी है वो only in respect of tax which has been paid. जो LUT पे है उसका टेबल नंबर 5 में इफेक्ट जाएगी. टेबल नंबर 4 में वॉट एवर टैक्स विच है पेड वो डिटेल जाएगी. ग्रेट. अभी एक्सपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ GST, व्हेनेवर वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, से $10,000 का एक्सपोर्ट किया, तो व्हाट रेट ऑफ एक्सचेंज वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन? बिकॉज इन द शिपिंग बिल एक रेट रहता है विच इज नोन एज अ कस्टम्स रेट, कस्टम्स नोटिफाइड रेट, एंड अनदर रेट इज द RBI रेट. नॉर्मली इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच रेट वी टेक? RBI रेट. सो सेम रेट यू विल टेक इट फॉर द पर्पस ऑफ GST ऑल्सो. अरे क्यों, क्या हो गया? गलत सवाल कर दिया. GST में आपको कस्टम्स का रेट लेना है, बिकॉज रूल 34 says that while valuing the rate of exchange, you have for when you are exporting the goods you have to always take the customs notified rate. तो क्या हो जाएगा? आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट में सप्लाई है, से एक्सपोर्ट है, that would be at a lower value, on in the supply for the GST purpose वो higher value, because export customs rates are always at a higher rate. So this much care you have to take. And those who have claimed the refund from the customs, they must be aware that only the customs rate has to be notified and not any other rate. So that thing would come into the picture. और आप जब GSTR 9C करेंगे, वहाँ भी एक कॉलम है exchange rate fluctuation and you have to reconcile the statement. So that much reconciliation would be there. This detail obviously you can get it from table number 6A of the GSTR 1. Similarly, supply to SEZ on payment of tax. Whenever you supply to a unit which is located in SEZ, then you have to show it over here. Now, while filing GSTR1, where you will show this supply? Supply made to SEZ unit.
टेबल नंबर 6B और एनी अदर वेज? हाँ, हेलो, नहीं किया है क्या? फाइल किया है ना? हाँ बताओ, कहाँ आपको देखा जाता है? आप GSTR 1 में कहाँ आएगा? 6B में या 4A में आता है? हाँ समझ, 4A में आता है। 6B, this is the one of the difference. Law says that you have to show it in 6B, table number 6B, लेकिन GSTN पोर्टल कहता है नहीं, ये आपको 4A में दिखाए। 4A is in respect of B2B transaction, ठीक है? तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो मेरा सेकंड है सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, वहां नॉर्मल B2B ट्रांजैक्शन आ जाएगा प्लस आपका सप्लाई टू SEZ यूनिट भी आ जाएगा। सो उसका दो का नेट इफेक्ट आपको दिखाई देगा वहां, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास समरी रेडी होनी बहुत जरूरी है। देन डीम्ड एक्सपोर्ट, व्हाट इज दिस डीम्ड एक्सपोर्ट? When a supply is against the advance authorization license issued by the DGFT for import or procurement of the inputs or for the pre-import purposes for the physical export, then such kind of supply would be considered as a deemed export. फ्रेंड्स, अगर हमें GST की प्रैक्टिस करनी है तो खाली GST लॉ जानना जरूरी नहीं है, हमें वी हैव टू स्टडी द कस्टम्स लॉ, we have to read the FTP policies, we have to also read the DGFT, जहाँ जहाँ customs के भी है, that also we need to understand, otherwise ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? Then if you are supplying to a unit which is located in export oriented unit, EOU units, or units located in hardware technology park, software technology park या biotechnology park, then that supply would be considered as a deemed exports. है कोई क्लाइंट आपके जिसने डीम्ड एक्सपोर्ट की तरह से है? कहाँ, वेर यू आर शोइंग इन GSTR 1? GSTR 1 अगेन द सेम प्रॉब्लम विच वाज देयर इन SEZ. Law says that it has to be shown in table number 6B, but in 6B if you will observe, the portal says you have to show it in B2B table number 4A. So again ये यहाँ discrepancy आ जाएगी. So in B2B transaction मैंने बताया तीन टाइप हो जाएगा, नॉर्मल B2B, SEZ सप्लाई एंड दिस डीम्ड एक्सपोर्ट. सो वहां से हमें इट्स द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा. सो ऑल GST में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मेंटेनेंस, हाउ यू आर अकाउंटिंग द डेटा, डेटा मेंटेनेंस, देन डेटा सेविंग, एंड थर्ड इज द डेटा एक्सट्रैक्शन. ये अगर चीज अपने को आ गई देन द लाइफ इज वेरी सिंपल. Next is the advances on which tax has been paid but invoice has not been issued. So we have seen earlier what Jatin has said, that whenever you are receiving the money in advance, then at that point of time towards the supply of goods or services from 1st July 2017 everything was taxable. But from 13th October 2017 what has happened? All the taxpayers whose turnover was less than 1.5 crore, they have been given exemption को आपको एडवांस पे भरने की जरूरत नहीं है. तो फिर जो SSCs थे जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा, तो बोले सर हमने क्या गुनाह किया है, we will also discharge it as and when we make the supply. तो बोला okay, from 15th November 2017 that benefit was also given to all the taxpayers whenever they receive the money in advance. ये ऐसे क्यों उन्होंने निकाल दिया एडवांस? एनी आइडिया क्यों ऐसे एडवांस इस पे टैक्स नहीं लेंगे whenever you are supplying the goods? हाँ या मेजर प्रॉब्लम से फॉर एग्जाम्पल नहीं, पार्डन क्या है? नहीं ऐसा कम, वो तो अभी सब कंप्यूटराइज है भाई, तो रिकंसिलिएशन इज वेरी इजी. वन ऑफ द ड्रॉबैक वाज that suppose a dealer is dealing in commodities in two rates, 12% और 18%, और मुझे आज मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मेरे में 12% वाली आइटम है, 18 है, और मुझे 10 लाख रुपया एडवांस आ गए फॉर सप्लाइंग दैट 12 and 18. हाउ डू आई डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी? हाँ, कोई कर बता सकता है? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल है, ठीक? दैट इज द रीजन व्हाई दिस हैज बीन सच काइंड ऑफ प्रोविजन, इज दैट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि भाई ऐसे ये एडवांसेस टुवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स शुड नॉट बी टैक्स्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट वुड बी टैक्स्ड ओनली एट द टाइम व्हेन द सप्लाई हैज बीन डन. बट सर्विस के लिए ऐसा नहीं है. सर्विसेज के लिए इफ यू रिसीव द मनी इन एडवांस एंड नॉट प्रोवाइडेड द सब, देन यू हैव टू पे, आल्सो वी हैव टू पे इट, बराबर? तो इसे ये प्रोविजन से भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमें कोई लेना देना है कुछ नहीं है, है ना?
क्योंकि एडवांस हमें कहाँ मिलता है, पैसा ही नहीं मिलता है, तो एडवांस मिलने की तो बात नहीं। सो वी आर नॉट वेरी मच अफेक्टेड फ्रॉम दिस प्रोविजन। डिटेल्स हैज टू बी कंपाइल्ड फ्रॉम टेबल नंबर 11। हाँ, नाउ सपोज सर्विसेज हमारी बात कर ले, हमें सर्विसेज एडवांस गलती से कोई क्लाइंट ने मुझे 5 लाख रुपए की फीस एडवांस में दे दी, जीएसटी ऑडिट का लेक्चर सुन के गया और उसे लगा बहुत इंपॉर्टेंस है तो लेट मी एंगेज दिस चार्टर्ड, और उसने 5 लाख रुपीस एडवांस में मुझे दे दिया। नाउ व्हाट इज टू बी डन? नाउ मोमेंट आई रिसीव द एडवांस, आई हैव टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने अक्टूबर 17 में मेरे 10 लाख रुपए लाया, मैंने एडवांस में पैसा मिला, टैक्स भर दिया ऑन 28 अगस्त 2017। एक्चुअल सर्विस मैंने उनको कभी दी, आज की डेट में दे दी एक्चुअल सर्विस, तो आई विल इश्यू द इनवॉइस। तो जीएसटीआर 1 में मैं कहां बताऊंगा? टेबल नंबर 11। टेबल 11 इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 11A एंड 11B। 11A है, उसमें whenever you are receiving the money in advance you have to say this much money I have received during this month and छोड़ दो। जब भी मैं एक्चुअल सर्विस इश्यू करूंगा इनवॉइस, तभी I have to put it in 11B that this money I have issued the invoice for which the tax has been paid earlier। अभी जब भी हमें एक्सट्रैक्शन मिलेगा जीएसटीआर 1 का, तभी वो नेट ऑफ करके मिलेगा 11A एंड 11B का। So that means we have to carve out from there कि how much invoices how much advances which have received for which we have not issued the invoices. So this has to be taken from there. Again मैंने बताया आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है? Because ये सारी जो आपने रिटर्न में भरा है राइटली रॉन्गली वो सारी आपको देनी है, तो आपको अगेन कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बराबर है? सो बी रिलैक्स। Then table number G. Here we have to say that whenever we are receiving the inward supplies, then at that point of time, for certain specified transaction, the recipient has to discharge the tax liability under reverse charge mechanism. I am sure all of you are aware about what is reverse charge mechanism, है ना? Recipient of the goods or service will discharge. Now there are two kinds of reverse charges were there. जब ये law introduce किया गया था, एक रिवर्स चार्ज था when you are procuring the goods or services from an unregistered person, you have to discharge the tax liability immediately. Further relaxation was there कि अगर 5,000 रुपया पर डे है from this URPs unregistered person, then you need not have to pay. So all of us were trying to find out a scapegoat how we can go out of that. क्योंकि एक्सरसाइज बट तो सब लोगों ने स्प्रेडशीट बना दी कि कैसे मैं एक्सपेंस डालूं so that 5,000 से लेस हो जाए and we will not pay the reverse charge tax on this URPs. So lot many representation has been made and ultimately on 13th October 2017 one notification has been issued कि ये जो reverse charge है from unregistered person, ये उसको हम सस्पेंड कर देते हैं फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड टिल 31st March 19 दिस इज सस्पेंडेड। बट अगेन जैसे जतिन जी ने बताया कि उसका हमें सेल्फ इनवॉइस बनाना है, डोंट फॉरगेट इट, अदरवाइज यहाँ रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में इट हैज टू बी रिपोर्टेड, सो दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी फिल्ड इट ओवर हियर। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से फिल अप करनी है? जीएसटीआर 1 में से? No, GSTR 1 is only for outward supply. This talks about the inward supply. So you have to go and see the GSTR 3B और उसमें से ये डिटेल्स हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। दूसरा रिवर्स चार्ज है इफ यू आर प्रोक्योरिंग गुड्स और स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज है। जैसे कॉटन है गुड्स में, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज है। सर्विसेज में बेस्ट इज द गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लीगल सर्विसेज। व्हेनेवर यू आर प्रोक्योरिंग दिस सर्विस एंड डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी, आपको यहाँ मेंशन करना है। Then table number H. Table number H क्या है? Sum total of all the columns. Table number B, table number A to table number G, जो इसके ऊपर सारा टैक्स लग रहा है उसका यहाँ टोटल आ जाएगा। Again this is an auto filter thing. आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है टोटल लेने की, सिस्टम ही आपको टोटल बता देगी। So this is the total tax on which tax is payable. Then next, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। मैंने आपको बताया कि फ्रॉम टेबल नंबर बी, B2B सप्लाई, एक्सपोर्ट, SEZ सप्लाई, हमें उसमें ग्रॉस बेसिस पे बताना है। व्हेनेवर वी आर इश्यूइंग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये हमें टेबल नंबर जी और टेबल नंबर आई और टेबल नंबर जे में करना है।
तो टेबल नंबर आई में क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट भी इश्यू तो माइनस हो जाता है, इसलिए वहां उन्होंने साइन माइनस की है। डेबिट नोट इश्यू करते हैं तभी प्लस हो जाता है, तो प्लस करनी है, ठीक है। नाउ अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट हैज टू बी इश्यूड? There are certain specified transactions for which only one has to issue the debit note or credit note. पहले देखते हैं credit note, when it has to be issued. First of all, goods return. तो सर्विस रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करनी है कि खाली गुड्स रिटर्न के लिए? क्या हुआ? अरे बताइए। अच्छा, गुड्स तो सर्विस रिटर्न के लिए क्या करेंगे? हाँ, सर्विस रिटर्न नहीं होता है कुछ। क्यों? अगर सपोज मैंने आपको एक ओपिनियन दे दिया अभी जीएसटी में ऑडिट लगेगा नहीं लगेगा, बराबर है, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा एडवाइस, तो आप बोले आप लेके जाओ, चलो नहीं चाहिए। कैन यू डू दैट? नो वे, यू कैन नॉट डू दैट। सर्विसेज कैन नेवर बी रिटेन, इसलिए खाली यहाँ गुड्स रिटर्न है, ठीक है। देन रेट डिफरेंस, इफ देयर इज अ रेट डिफरेंस यू कैन इश्यू द डेबिट। अभी एक उसमें थर्ड, डेफिशिएंसी इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इफ द गुड्स आर डिफेक्टिव और सर्विसेज आर डिफेक्टिव, देन इन दैट रिस्पेक्ट यू कैन इश्यू द क्रेडिट नोट। तो भी 2 दिन पहले एक सेमिनार में गया था, मैंने बोला सर्विसेज रिटर्न हो सकती है, तो बोलता है हाँ हो सकती है ना। बोलता है एक रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसमें रोड बराबर नहीं बनाया, तो मैं इश्यू करूंगा क्रेडिट नोट। बोला अरे सर कैसे करेंगे इश्यू? तो नहीं मेरे को तो वो चाहिए ही नहीं। बोला अरे आप रोड बोलेंगे चल उठा लेते यहाँ से, यू कांट से दैट। अभी एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक जीएसटी का रिटर्न फाइल कर दिया एंड चार्ज द फीस ऑफ 25,000 रुपीज। नाउ क्लाइंट सेज कि नहीं, आई विल नॉट गिव यू 25,000, आई विल गिव यू ओनली 20,000 रुपीज। कैन आई इश्यू द क्रेडिट नोट? वेरी वेल, रेट डिफरेंस बता देंगे, है ना। लेकिन क्लाइंट बोलता है 25,000 भी नहीं दूंगा मैं आपको, देन व्हाट इज टू बी डन? कैन आई इश्यू द क्रेडिट नोट और आई कैन नॉट इश्यू द क्रेडिट? क्या करेंगे? अरे आपके साथ ऐसे नहीं आएगा ट्रांजैक्शन कभी भी। व्हाट स्टैंड यू आर टेकिंग? ब्रेक्स ब्रेक करके छोड़ देते हो, क्या करते हो? अरे बताओ। हाँ, व्हाट इज द सॉल्यूशन? कि यू विल पे द टैक्स। क्या करेंगे? कैंसल। बट यू कांट कैंसल एनीथिंग इन द जीएसटी। कैन यू कैंसल सर? There is no provision under the GST law. There is no provision for cancellation. आपको कुछ भी कैंसल करना है तो रिवर्स एंट्री यूज करना है। हाँ, you can't वो कैच ऐसा नहीं कर सकते हम, जो हम हमारे ज़माने में मैनुअल करते थे, नहीं अच्छा लगा तो उसको सीधा काट देते थे। हाँ, या तो फिर और जमाना आगे गया तो व्हाइट इंक लगा देते थे वहां। तो अभी ये सब चीज तो नहीं चली। तो what one has to do? We cannot do anything officially. Credit note cannot be issued because वहाँ someone was saying can we issue the deficiency in services? बोला अगर मैं ही बोलूं कि मैंने तेरा रिटर्न बराबर नहीं भरा इसलिए मैं तुझे पैसा नहीं दे रहा हूं, that is a wrong thing, है? तो वो नहीं चलेगा। No one will say like that. So another practical example जो सर ने बताया कि cancel कर दो, cancellation is not possible, but you can amend that invoice. How you will amend? You can go to that invoice, put zero behind that. So transaction becomes zero. तो एज गुड एज कैंसिल ही हो गया, है ना। किसी ने ट्राई किया है? ट्राई करना, हो जाएगा। हाँ, यू पुट जीरो। अगर मैंने 25,000 का बिल किया है तो मैं वो ट्रांजैक्शन को अमेंड ट्रांजैक्शन में जाऊंगा और वहां जीरो कर दूंगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, 17-18 का ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है और अभी आप बोलो कि मैं उसको जीरो कर दूं तो नहीं होगा। हाँ, सो डोंट डू दैट, डू ओनली फ्रॉम द April 18 ऑनवर्ड्स। अभी क्रेडिट नोट आ गया, देखा कि हम कौन से इसमें इश्यू कर सकते हैं। हाँ, फिर मुझे कोई बता रहा था फ्लैट कैंसलेशन बिल्डर के केस में, कैन वी दे इश्यू क्रेडिट नोट? कैंसलेशन ऑफ फ्लैट, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, you can't do that. It is not a goods return, it is not a rate difference, this is not a deficiency in the services, बस। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आप क्या दिखाएंगे? सपोज मैंने आपको बताया कि भाई जो पहला एग्जांपल कि भाई बिल्डर ने फ्लैट कैंसिल कर दिया, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ तो बेस एंट्री डॉक्यूमेंट क्या बनाएगा? या हमारे केस में 25,000 रुपया उसने नहीं दिया तो हम कुछ तो एंट्री पास करेंगे ना। क्या पास करेंगे? कोई जेवी पास करेंगे, रिबेट एंड डिस्काउंट, और एक डेबिट नोट इश्यू करेंगे ना, कि नहीं करते? करते, बराबर। सो दैट मीन्स देयर इज अनदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट।
और अभी आप क्लाइंट आपको डिटेल देता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. सो आई वाज कंफ्यूज व्हेन माय आर्टिकल क्लर्क आस्क्ड मी कि सर ये डेबिट नोट क्रेडिट है, मैं कहाँ दिखाऊं? आई लॉस्ट, क्योंकि पता ही नहीं है ये डेबिट नोट सप्लाई साइड की है या ये डेबिट क्रेडिट नोट मेरी इनवर्ड साइड की है. हाउ यू विल कम टू नो फ्रॉम द डेटा विच द क्लाइंट इज गिविंग? यू विल नेवर कम टू नो. इसीलिए आई ऑलवेज कंफ्यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट. कभी उसमें अभी ये और एक फंडा आ गया, डेबिट नोट क्रेडिट नोट. So for that purpose we have said that there are two kinds of debit note credit note. One is relating to GST debit note credit note. Another credit note or debit note is in respect to the financial transaction. तो financial transaction के जो भी debit note credit है that should not have any impact on the return. ये रिटर्न भरने के टाइम भी आएगी, ये टिप्स है, हाँ तो रखना. चलो अभी डेबिट नोट कभी इश्यू कर सकते हैं whenever tax charge at a rate lesser than the prescribed rate. That means rate of tax on particular item was 5%, but rate of tax was 18%, but I have only levied 5%. तो मैं क्या करूंगा? I will issue the debit note so that my supply will increase. Now from where did you will get this information? From 9B of the GSTR1 can be used for the purpose of filling of this detail. Then next, supplies K and L. Supplies or tax declared through amendment. So what kind of details one has to fill? Only the amended invoices can be taken place over here. Amended invoice means, say for example, if I have issued the invoices of 1 lakh rupees, client को भी 1 lakh का गया, लेकिन गलती से मैंने जब रात को 11 बजे GSTR1 अपलोड करने गया मेरा बंदा, तो उसने 10 लाख रुपया कर दिया. 1 लाख रुपीस का इनवॉइस था जिसके ऊपर टैक्स भी 3B में 1 लाख पे भरा, लेकिन 10 लाख हो गया, एक जीरो जरा ज्यादा लग गया. तो भी सामने वाला जो मेरा बंदा है कस्टमर ही से, सर आपने तो 10 लाख का बिल दे दिया GSTR1 में, नाउ प्लीज रेक्टिफाई इट. सो नाउ व्हेन कैन आई रेक्टिफाई इट? इन द सब्सिक्वेंट ईयर में. आई कैन नॉट इश्यू, हाँ वहां तो कुछ नहीं कर सकते, एक टाइम जो हो गया. जीएसटी में एवरीथिंग इज रियल ऑन रियल टाइम बेसिस. हाँ आप कुछ भी बैकवर्ड में नहीं कर सकते हो. So I have to amend that invoices only in the next finance period. जब भी 1 month, 2 month, 3 month, 4 month के बाद I have to amend it. जब भी मैं उसको amend करूंगा तभी मुझे वो कहाँ लिखूंगा मैं? टेबल नंबर 9A है और 9C है. That I will amend the transaction. So at that point of time what amount I will write? 1 लाख का इनवॉइस था, 10 लाख चला गया, तो 9 लाख रुपीज आई विल से अमेंडेड. लेकिन वहां आपको 2 फिगर दिखेंगे, एक 10 लाख का ओरिजिनल दिखेगा और दूसरा 9 लाख का माइनस में दिखेगा. हाँ, हैव एनीवन एक्सपीरियंस दैट? नहीं तो अच्छा, आप सब बराबर ही जाता है आपके रिटर्न. सो अगेन प्रॉब्लम इज विथ मी ओनली, और मैं यहाँ आपको लेक्चर दे रहा हूँ. दिस इज द आयरनी ऑफ द जीएसटी. यू डोंट कमिट एनी मिस्टेक, ऑल मिस्टेक्स आर कमिटेड बाय माय एंड, और लेक्चर मैं देता हूँ. आपको एक्चुअली तो लेक्चर आपको देना चाहिए था. So all the amendments which has to be done, that would be taken place in this table number K and L. Again, ये जो amendment आपने during the financial year किया है July 17 to March 18, that only has to be taken place over here, nowhere else. ठीक है? Then next M is the subtotal of I to L above. तो जो भी हमने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट किए उसके टोटल आ जाएंगे. तो बाद में अब क्या बचा? पहले ग्रॉस टर्नओवर माइनस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो बच गया क्या? जिसके ऊपर मुझे टैक्स भरना है, तो वो आ गया सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज टू बी पेड. तो यहाँ से आपको पता चलेगा कितना मुझे टैक्स लायबिलिटी है. अगेन माई रिक्वेस्ट, हियर यू डोंट ट्राई टू रिकंसाइल विथ योर फिनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज ये जब भी पूरा फॉर्म बना है ना, और आगे जाएंगे पता चलेगा कि इट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिफेक्टिव फॉर्म. यहाँ हमें जो फिगर मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा. सो डोंट ट्राई टू रिकंसाइल इट. जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना सीख लो, जैसे ऑल मेल्स डू इट एट होम. सॉरी, हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल फीमेल्स, ये जोक के लिए था. Then table number 5. Let's go to table number 5. Table number 5 क्या है? Details of outward supply on which tax is not payable and as declared in the during the financial year. तो जिसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं भरना है वो सारी हमें डिटेल देनी है. क्या देनी है? जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसके ऊपर मैंने टैक्स नहीं भरा है, एक्सपोर्ट SEZ सप्लाई, वो मुझे यहाँ लिखना है. तीसरी एक सप्लाई ऐसी आ जाएगी कि जिसमें मेरे सामने वाला टैक्स भर रहा है, रिसिपिएंट इज डिस्चार्जिंग द टैक्स लायबिलिटी. तो अगर मैं कोई GTA का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, गुड्स ट्रांसफर,
जीटीए में नॉर्मली क्या रहता है, अदर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी, उसने बिल में रहता है ना, लिखा रहता है टैक्स हैज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, तो देन ही विल पे, तो वो टर्नओवर मुझे यहां डिक्लेयर करना है, because I am not first of all paying the tax, and on that supply other guy is discharging the tax liability, so that will form part over here. अब ये जो जीटीए उनको दो ऑप्शन है, either they will opt कि भाई वो सामने वाला टैक्स भरे आरसीएम में, और दूसरा ऑप्शन है he will discharge it under the forward charge mechanism at the rate of 12%. Then if it is like that, तो जो 12% वाला है that will go in table number 4, वो जो reverse charge वाला है that turnover has to be reported there here. Then debit note और credit note has to be reported separately, यहाँ भी हमें खाली gross basis पे दिखाना है, ठीक है. Then next, D is the exempted, nil rated and non-GST supply. So what is exempted supply? Exempted supply means the supply which are specifically exempted from payment of tax. Can anyone give me the example of exempted supply? Any one example? हाँ? ये क्या है, क्या बताया? सैलरी, सैलरी तो हाँ, मेडिकल सर्विसेज, यस मेडिकल सर्विसेज दैट इज एन एग्जम्प्टेड सर्विसेज. फिर दूसरा इलेक्ट्रिसिटी इज अ सप्लाई, हाँ लेकिन वो क्या है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए आएगा, नॉर्मल पर्सन तो नॉर्मल के लिए क्या आएगा, जो सबको अफेक्ट होता है. वो भाई साहब ने मेडिकल सर्विस बताया, करेक्ट, मेडिकल सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड, लेकिन वो किसको, डॉक्टर को ही काम आएगा, कॉमन मैन को काम आता है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, हाँ सबके यहाँ वो तो रहेगा ही. एंड आई एम श्योर व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न जीएसटी 3B और 1, आप सभी लोगों ने ये एग्जम्प्टेड सप्लाई दिखाया रहेगा, आई एम श्योर. अच्छा नहीं दिखाया, आज भी मुझे हुआ कि चलो मैंने भी नहीं दिखाया, आपने भी, सो वी बोथ आर एट सेम लेवल, सेम पेज. अदरवाइज बहुत टाइम से आई वाज वरीड, क्या कर रहा हूं. गुड, दिस गिव्स मी अ बूस्ट. सो ये एग्जम्प्टेड सप्लाई है. दूसरा है नील रेटेड सप्लाई. नील रेटेड सप्लाई आर सप्लाईज वे आर चार्जेबल टू टैक्स बट द रेट ऑफ टैक्स इज नील, उसे नील रेटेड. नॉन जीएसटी सप्लाई क्या है, हाँ लैंड बिल्डिंग, यहाँ लिखा है, देख के बता सकते हैं, हाँ बिंदास, लैंड बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम, those all are the liquor, हाँ someone has said liquor, petroleum product, ये सारे non GST supply. Are we showing that over here? Obviously not, exempted नहीं है तो non GST क्या बताएंगे. So that we are not showing. Now whether to show this or not to show it, no. लेकिन इंस्ट्रक्शन शीट बता रही है कि आपको नो सप्लाई भी दिखाना है यहाँ, तो अब क्या करेंगे. इंस्ट्रक्शन शीट को वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू ओबे दैट, इफ यू वी हैव टू शो दैट. लेकिन और घबराने की बात नहीं, हमारे पास सब का सॉल्यूशन है. क्या है, यहाँ ऊपर क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल इज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल. हमने डिक्लेयर ही नहीं किया है तो हम क्यों दिखाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, वी हैव टू रीड द लॉ. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटी की प्रैक्टिस में, एग्जीक्यूशन मत करो, काम मत करो, ओनली ऑब्जर्व इट. इफ यू डू द ऑब्जर्वेशन यू विल गेट द रिप्लाई फॉर एवरीथिंग, बिलीव मी. हाँ, सो ऑब्जर्व करो बराबर से, आपको सब चीज का हल मिल जाएगा. सो दिस इज द एग्जम्प्टेड, नील रेटेड एंड नॉन. बट फ्रेंड्स, अगर हमने दिस टाइम नहीं बताया, फाइन, नो प्रॉब्लम, बट henceforth we have to try to get the information in such a manner so that we will file the correct return. क्योंकि लास्ट में अभी जो एक वेरिफिकेशन पार्ट है हम देखेंगे वहां, वो भी जरा थोड़ा डेंजरस है, जो हमने 9C में, उससे भी थोड़ा डेंजरस है. हाँ, तो दैट वी विल सी एट दैट टाइम विल. सो वी शुड ट्राई टू मेक इट अ प्रैक्टिस कि हमारे पास जो डेटा आता है क्लाइंट से वो सही फॉर्म में आए. आज क्लाइंट कैसे डेटा देता है, हमारे ऑफिस में तो ऐसा है, क्लाइंट हाउ इट गिव्स, 4 लाइन में डेटा आता है. 2 लाइन सेल्स की रहती है, आउटवर्ड सप्लाई 12%, 18%. परचेज में 2 लाइन रहती है, और इनवर्ड 12%, 18%. डिफरेंस ले लो, 3B कर दो. और जो GSTR 1 है वहां गलती से पूरा थोड़ा आ जाता है, बिकॉज दैट इज, अदरवाइज GSTR 1 यू कैन नॉट फाइल इट. एंड आई एम श्योर सब लोगों को ऐसे ही आता रहेगा. Now that practice needs to be changed. हाँ, वैट एरा में जो हमें
जो हमारी लीगेसी जो है, हाँ, वो लीगेसी को तोड़नी पड़ेगी अभी। वी शुड ऑलवेज इंसिस्ट कि भाई आप जो है पूरा डेटा दीजिए, ये सारी चीज, अदरवाइज वाइल कंपाइलिंग द डिटेल्स इट वुड बी टू डिफिकल्ट दैट वी कैन कंपाइल इट। ये फर्स्ट ईयर है, थोड़े गवर्नमेंट भी लीनियंट रहेगी, बट अल्टीमेटली वी हैव टू गिव दिस इंफॉर्मेशन, राइट। कोहली जो है वो सर पे आते बिकॉज ऑफ दिस नॉन जीएसटी सप्लाई, नॉट एनीथिंग एल्स, हाँ, सो डोंट टेक इट, थिंक इट अदरवाइज। Then G is the subtotal of A to F above. That means those supplies on which no tax is payable, उसका एक टोटल आ गया यहाँ, हाँ, वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। Then HIJKL, इसमें क्या हमें देना है? अगेन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ सप्लाईज, जो भी मैंने एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास किए, दैट आई हैव टू गिव इट इन J&K। दिस इज जस्ट सिमिलर टू द टैक्सेबल सप्लाई, ये नॉन जीएसटी का है, तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और सप्लाईज की यहाँ इफेक्ट मुझे देनी है। देन कम सब टोटल ऑफ H2K अबाउ, दैट मींस जो नॉन जीएसटी सप्लाई है उसमें ग्रॉस बेसिस, फिर नेट मेरा क्रेडिट नोट डेबिट नोट हो गया, बाकी का लेस यहाँ आ गया, और टेबल नंबर N है, वहां आता है टोटल टर्नओवर ऑन विच द टैक्स इज पेएबल। तो ये तीनों लास्ट के जो पिंक कलर के हैं वहां ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आ जाएंगे, आपने जो ऊपर टैक्स पर फिगर्स डाले हैं वो। तो यहाँ ये पार्ट 2 ऑफ द डिटेल एनालिसिस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू गो टू द अदर पार्ट। सप्लाई खत्म हो गया, तो अभी आउटवर्ड सप्लाई खत्म, अभी क्या आएगा? इनवर्ड सप्लाई। लेट अस सी दैट। नाउ व्हेन वी से दैट इनवर्ड सप्लाई, तो दैट मींस जीएसटीआर 1 को भी बाजू में रख देने का, अभी क्या लेने का? 3B लेने का, that we have to put it before us. So all the compilation would be from 3B. Again यहाँ मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है? Only those information which has gone into the return while filing for the period July 17 to March 18, वही डिटेल देनी है। टेबल नंबर A, वहां बताए टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B। उन्होंने अच्छा काम कर दिया। क्या करेगा पोर्टल? जितनी भी 3B में हमने क्रेडिट ले ली है वो सारी हमको लेके दे देगा। चलो, दिस इज द टोटल क्रेडिट। अभी नाउ दे वांट अ बाइफर्केशन कि भाई ये क्रेडिट आपकी कैसे जनरेट हुई। नंबर 1, वो क्रेडिट कैसे जनरेट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई जो भी वॉट एवर गुड्स और सर्विसेज यू आर प्रोक्योरिंग, उसके ऊपर टैक्स भर, तो दैट इज नोन एज इनवर्ड सप्लाई। दूसरा रहता है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन विच टैक्स हैज टू बी डिस्चार्ज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तीसरा आपका कौन सा इनवर्ड सप्लाई होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये सारे हमारे इनवर्ड हो। तो बोलते हैं ओके, ये हमें डिटेल दे दीजिए कैसे है। एंड फर्दर दे वांट कि वेदर दिस इनवर्ड्स हैज बीन आर यूज्ड एज एन इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, ये बाइफर्केशन दे देना है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। इनवर्ड क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, इनवर्ड में फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर, एंड द बाइफर्केशन ऑफ द इनपुट कैपिटल गुड। ये डिटेल हमारे पास नहीं रहेगी, 100% मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, तो मैं क्यों दूं? मैंने ली ही नहीं है क्लाइंट से, so it would be too difficult। So that would be a biggest challenge, how to fill up this detail. Again, आप मुझे कहेंगे मैंने रिटर्न के टाइम तो भरा नहीं था, तो I will not fill it, but that will not suffice over here। क्यों नहीं suffice? क्योंकि यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बाइफर्केशन एक तो देना पड़ेगा मेन, कि अपना इनवर्ड कितना है, that we have to provide it। लेकिन उसका सब बाइफर्केशन बिटवीन इनपुट कैपिटल एंड इनपुट सर्विसेज, that we have to compile। सो वापस जॉब पे लगना पड़ेगा, क्लाइंट को बोलना पड़ेगा डेटा दे दे। क्लाइंट मैंने एक टाइम दे दिया है, नाउ इट्स योर बोदरेशन, यू डू इट, आई डोंट नो एनीथिंग, आई हैव टू गो विजिट आउटसाइड इंडिया। देन टेबल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखा है, टेबल नंबर 4 में से सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन H इज द अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो ये रिक्लेम्ड क्या है? रिवर्सल सुना रहेगा, रिक्लेम क्या है? तो उसके लिए सेक्शन 16 में आपको जाना पड़ेगा, सेक्शन 16(2), which provides that whenever a person procures the goods or services from other person, जैसे मैंने यहां से भाई साहब से एक गुड्स परचेज कर लिया, जैसे ही परचेज किया उन्होंने मुझे इनवॉइस दे दिया,
मैंने वो इनवॉइस रिकॉर्ड कर लिया और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले ली इमीडिएटली, बट मैंने उनको पेमेंट नहीं किया। 3-4 महीने के बाद उन्होंने रिमाइंड किया कि बॉस आपको क्रेडिट थी 3 महीने की, 90 डेज की थी, अभी तो पेमेंट करो। बोला करता हूँ, डोंट वरी, मैं तो पहचान वाला हूँ, गिव मी सम मोर क्रेडिट। देन ऑन 80th डे ही हैज अगेन रिमाइंडेड मी, आशीष भाई प्लीज पेमेंट दे दो। मैं बोला देता हूँ ना, क्यों घबराता है। फिर ऑन द 85th डे वो उसने मुझे सेक्शन 16(2) का एक व्हाट्सएप कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इफ यू अवेल द क्रेडिट बट यू हैव नॉट मेड द पेमेंट विद इन 180 डेज देन योर क्रेडिट वुड बी रिवर्स्ड। और फिर मैं चौकन्ना हो गया, अरे बाप रे, ये तो मैं भूल गया। मैंने उनको थैंक यू कहा, कह रहा थैंक यू वेरी मच, और मैंने उनको पेमेंट भी दे दिया। लेकिन सपोज ये मैं पेमेंट नहीं करता था तो मुझे रिवर्स करना था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 7th मंथ, और मैंने उनको, इसलिए मैंने फिर उनको दूसरा दे दिया। मैंने बोला जब भी मैं पेमेंट करूंगा ना तभी मुझे क्रेडिट मिलेगी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्रेडिट अभी तो रिवर्स करनी है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 7th मंथ। फिर मैंने उनको 9 महीने के बाद पेमेंट दिया, तभी मुझे क्रेडिट वापस लेनी है। जो वापस लूंगा 9th मंथ में, उसे कहते हैं रिक्लेमिंग ऑफ द क्रेडिट। अभी जब भी मैं रिवर्स करूंगा तो हाउ डू आई शो इट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट? आई हैव टू इंक्रीज माय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और 3B में मैं उसका टैक्स भर दूंगा। जब भी मैं रिवर्स करूंगा तभी मैं 3B में कहां दिखाऊंगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, ऑल अदर ITC में, बराबर है। लेकिन अभी यहां उन लोग मांग रहे हैं कि आप मुझे ये भी बताइए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्लेम कितनी की है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस एक्सरसाइज? हाँ, 1 पर्सन, गुड, चलो एक जन है। so this exercise needs to be done, क्योंकि 9C करेंगे उसमें भी ये आपको प्रॉब्लम करेगा। so better you do it now, otherwise there would be a difficulty। अभी कहेंगे कि हम आप लोग majority of us has not done that, majority of us has not done that, तो ये फिगर भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है ये साल के लिए, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9C के लिए हमें करना पड़ेगा। So this is another very big challenge of the data compilation and retrieval. Then it says subtotal of B2H about जितनी भी मेरी क्रेडिट। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया 6A में टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट तो 100 रुपीज है, 3B में से ऑटोमेटिक आ जाएगा फिगर। देन दे आर एक्सपेक्टेड अस टू गिव द डिटेल्स बाइफर्केशन, ये 100 रुपीज कैसे आए। अभी आप देखेंगे कि आई कॉलम में दे वांट द कि इज देयर एनी डिफरेंस। अभी मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि जब भी 100 रुपीज है उसका मुझे बाइफर्केशन देना है, तो इज देयर एनी चांसेस कि वहां कुछ डिफरेंस रहेगा? हो सकता है कभी रिकंसाइल्ड ही है तो उसमें डिफरेंस कहां से आएगा, बट देन आल्सो दे हैव अ फीलिंग कि देयर कुड बी अ डिफरेंस, सो दैट्स व्हाई दे हैड गिवन दैट जे जो है जे है वहां डिफरेंस भी लिखा हुआ है, पता नहीं व्हाट इज द इंटेंशन। देन KL एंड M, उसमें क्या है? ट्रांजिशन क्रेडिट। ट्रांजिशन क्रेडिट रियली ट्रांजिट कर दिया था सबको। व्हाट इट सेज दैट इफ यू आर हैविंग एन अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द प्रीवियस लॉ, जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, देन यू कैन फाइल द ट्रान 1 फॉर्म एंड देन अवेल द क्रेडिट ऑफ द सेम। अभी ट्रान 1 में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, कई लोगों ने भरा फॉर्म राइटली, कभी लोगों ने राइटली नहीं भरा, लेट भरा, they cannot file it, so all those problems were there. So here it says that if you have filed the form और आपका क्रेडिट मिल गया है तो वो फिगर आपको बता दीजिए। कहां से फिगर मिलेगा? 3B में से मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये आपको ट्रान 1 में से मिलेगा। हाँ, ट्रान 1 कहां से निकालेंगे? कैन एनीवन टेल मी? पोर्टल में से मिलता है। हाँ, क्रेडिट, हाँ पोर्टल में से ट्रान 1 नहीं मिलता है, सो वी हैव टू टेक द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विथ अस, और उसमें से पता चलेगा कि मैंने ट्रान 1 में क्रेडिट कितनी ली। नाउ इट मे सो हैपन दैट वो 1 जुलाई 17 को, या पार्डन सर, आई कैन नॉट हियर यू, कैन यू कोई बाइक देंगे या कम फॉरवर्ड सर। यहाँ गए या reverse the credit. The problem is that if part payment is made, how much you will have to reverse? Sir, unfortunately the law has been, section 16(2) has been drafted in such a manner
They are saying that yes, the full payment has to be made. They have kept silence. They have not used the word full payment, neither they have said part payment. But if you read it in a logistics manner, then it appears that full payment has to be made. So though if you made the short payment, your full credit would be at stake. The technical guideline issued by the institute, even there, they have taken it in two ways. One opinion is that you will have to reverse it fully, even if a rupee one is paid. Correct. But when you see the rules, in rules it is written proportionate credit. No, sir. Yes, In yes, 16 to Yeah, rule frame under this particular section. तो form में लिखा हुआ है what is the amount proportionate credit brought from previous. correct. In that case, even the view of the institute is also not clear. It has taken both the rules. This is the view. As per the rules, this should be the view. Right. What should be running like this? Sir, if you asking my view, in my thing, if full payment is not bad, then you should have to reverse the full credit. As per the law. Yeah. But the rules here, they are trying to override the law. Sir, that's the difficulty. When, as I think Jatin has said, that rules are saying something, Act is saying something, portal is saying something, so we have to leave it for a few more years to settle it out. Yes, sir. You have to reverse it and put it in form number 2, maybe 2 or something like that. And that particular form is in abeyance. Yeah. It is suspended. You have to report that. Sir, first of all, we have to show it in 3B. We have to enhance the liability, output tax liability, so that you can discharge the tax liability. So there is no need to show it in GSTR2. But specifically they are written, they are going to show it in the... Agreed, sir. But since GSTR2 is not there, how do you do that? The machinery provision fails here. Agreed, sir. Machinery provision fails here. Sir, agreed, but we don't have choice, sir. So at least we have to pay the tax, discharge the tax liability, so at least from the penal interest you are saved. Only the default is from the procedural perspective, and on procedural perspective, since the forms are not there, what you can do, though you wanted to comply it, but you cannot comply it. So there. Sir, can we take the question answers later, sir? Otherwise, yeah. Now, many a times while filing the Tran 1, in the 1st July 2017, the Tran 1 form was not there. Many SSCs have said that while discharging the tax liability for the month of July 17, they have said, "ये मेरा credit है जो आ रहा है खींच के, I wanted to claim it because it is my birthright to claim that." Right? So many people, what they have done, वो 3B में ही Tran 1 की credit डाल दी and they have uploaded the return, not paid the tax. When Tran 1 has come, again they have taken the credit, double credit, in a presumption that nobody is here to check it, and that's why this verification of Tran 1 has come into the picture. So while verifying it, if ऐसे कोई double credit ली थी तो उसको reverse करना है, that will come in the next slide. Then third is the any other ITC. What is this any other ITC? Anyone? GST में खाली GSTR 1, 2, 3 फॉर्म नहीं है, उससे भी आगे बहुत कुछ है. Whenever you are saying that you are converting from the URD person, unregistered person, to a taxable person, and suppose at the end of the day you have the stock in hand, then you have to claim the credit of the same. So how you will take the credit? By filing ITC 01. If you opted for a composition scheme, and now you wanted desire that since my limit is threshold limit of 1 crore is exhausted and I wanted to be a regular taxpayer, so whatever stock is there at the end of the day, I can able to claim the credit. That is how that you can file the ITC 01. ITC 02 form you can file by way of, if you have done the sale of business or demerger of the business, then the acquirer company can able to claim the credit by filling the ITC 2 form. So that credit will come from over here. So if you will see the whole table 6A to N, this is nothing but the credit side of your electronic credit ledger. जितनी भी सारी आपकी credit आ जाएगी, जो inward supply है, RCM में जो आपने टैक्स भरा है, प्लस आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में Tran 1 और Tran 2 की क्रेडिट है, that will also come. So your electronic credit ledger will form over here. Then let's go to the next thing.
It says details of ITC reversed and ineligible ITC is declared in the return filed during the financial year. Again ये 3B का ये है पार्ट. 3B में after availing the input tax credit ये reversal है. I am sure many of you must have reversed it. कौन से सेक्शन रूल है? रूल 37, 39, 42, 43 एंड सेक्शन 17(5). 37 क्या है? क्विकली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये 180 डेज वाला. 39 is in respect of distribution of ITC on input service distributor. 42, 43 Jatin has explained taxable, non-taxable, exempt, taxable. When such kind of service supplies are there, you have to proportionately reverse the credit. When this reversal is to be done, every month you have to do the reversal. And another reversal is at the end of the year, that means 31st March 18 ko again you have to sit down and do the reversal, and this reversal has to be done, last date was 30th September 2018. So all that thing will come over here, whatever reversal you have made during the period. And last is the section 17(5), you know it, under which circumstances you have to reverse the credit if you have purchased the motor car, food and beverages, works contract services. In that case you are not eligible to claim the credit of the same. Then next is the reversal of Tran 1 and Tran 2 credit. मैंने बताया कि अगर verification of the Tran 1 हो रहा है, आपने KKC की क्रेडिट ली है तो ऑफिसर विल से प्लीज रिवर्स इट. अगर आपने गलती से 2 टाइम क्रेडिट ली है, असेसिंग ऑफिसर प्लीज रिवर्स इट. सो ऑल दैट काइंड ऑफ रिवर्सल, इफ यू हैव डन इट, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ हियर. नेक्स्ट इज द अदर रिवर्सल. अदर रिवर्सल में क्या आ जाएगा? ITC 03. When ITC 03 to be filed, whenever you have ceased to carry on the business. GST की प्रैक्टिस से मैं तंग आ गया, बंद कर दिया कल से. इतना सारा रिटर्न और ऑडिट को कैसे कर पाऊंगा? I have closed down my business. So if I have the credit of the computers which are there in my office and I have availed the ITC, I have to again reverse it. I cannot enjoy it as I. So वो भी मुझे reverse करना पड़ेगा. So the balance would be the net ITC available for utilization. ये net ITC available for utilization आपका सीधा जाएगा 9C में. वो आप जो भी शाम को will take, at that point of view will understand कि from here the data will go over there. Now आ जाते हैं part 8 में. Can we take all Q&A after this finishing? Otherwise it would be difficult. It's only 1:45. I have been given time till 2:15. Half an hour is there. Let me quickly finish this and then we will take the Q&A. 8A, ITC as per GSTR 2A. सबको पता है 2A क्या है? हाँ, सबके फेस पे स्माइल देख रहा हूँ मैं. What is this 2A? 2A वो चीज़ है जो हमारे जिसके पास से मैंने गुड्स और सर्विसेज परचेज की है, प्रोक्योर की है, वो जब भी उनका GSTR 1 फाइल करेंगे तो हमारे इसमें वो दिखेगा GSTR 2A में. ठीक है? So that means अभी हमें मॉर्निंग में उठ के क्या करना है? I always say पहले भगवान का नाम लो और फिर GSTN पोर्टल ओपन करो. Once you open the GSTN पोर्टल, फिर पहले आपको क्या देना है? आपके पास क्रेडिट बैलेंस कितना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, फिर आपको कितना मेरा बंदे ने भरा है या नहीं भरा है, बिकॉज अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द SMS और व्हाट्सएप कि आपने अपलोड नहीं किया है. तो अभी भगवान का नाम लेने के बाद ये अपने को GSTN पोर्टल लेना है. हाँ, तो ही आपको पता चलेगा एवरीडे ट्रैकिंग ऑफ द योर अकाउंट नंबर. पहले सब उठ के बैंक बैलेंस देखते थे, अभी ये GST का पोर्टल का बैलेंस देखना पड़ेगा. सो GSTR 2A में से आपको ये ऑटोमेटिक पोर्टल पे बता देगा, ऑटो पॉपुलेटेड है, कितना IGST, CGST, SGST और सेस है. 8B है ITC एज पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H. वो क्या है? जो आपका इनवर्ड सप्लाई है और आपने जो रिवर्सल की है, रिक्लेम की है, दैट टोटल विल ऑटोमेटिकली कम, वो 6B और 6H का. Then 6C says that suppose if I am filing my return and if I procured some goods or services during the financial year 17-18, लेकिन due to some reason I cannot add it while filing the 3B. Suppose February 18 का कोई इनवॉइस है लेकिन मेरे से वो रिकॉर्ड करना रह गया अकाउंट्स में, तो नेचुरली मेरे को 3B भरने के टाइम भी वो नहीं गया रहेगा. वो मुझे पता चला जून 2018 में, तो मैंने जून 2018 में वो इनवॉइस लगा दिया और मैंने 3B फाइल कर दिया. तो सच काइंड ऑफ इनवॉइसेस हैज टू बी पुट इन ओवर हियर.
लेकिन ये भी आपको खाली डेट दे रहा है फ्रॉम अप्रैल 18 टू सितंबर 18। तो यहाँ आपको वैसे इनवॉइसेस दिखाने हैं जो आपके 17-18 के हैं, लेकिन आपने रिटर्न में भरे हैं 18-19 में। तो अगेन आपको 3B देखना पड़ेगा, तो आपके पास वो सारा डेटा होना जरूरी है। नाउ इट हैज बीन टोल्ड बाय द GSTN पोर्टल कि वी विल गिव यू वन समरी, जिसमें आपने जो भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन है 17-18 के, जो आपने 18-19 में किए, उसकी आपको हम एक शीट देंगे। कभी मिलेगी? डोंट आस्क मी, मिलेगी जरूर। सो अभी क्या हुआ, से फॉर एग्जांपल ITC एज पर GSTR 2A इज 10,000 रुपीज। ITC एज पर दी सम टोटल ऑफ 6B and C है से 7,000 रुपीज है मेरा इनवर्ट सप्लाई। ऐसे 2,000 रुपीज से के कुछ इनवॉइसेस है जो मेरे 17-18 के परटेन्स थे, लेकिन मैंने 18-19 में कर दिए 2,000 रुपीज, तो टोटल बिकम्स 9,000 रुपीज। सो डिफरेंस इज 1,000 रुपीज, तो ये मेरा 1,000 रुपीज आ गया। Now this 1,000 rupees could be of two types. एक 1,000 रुपीज ऐसा है जो ITC एलिजिबल है बट मुझे ITC क्लेम नहीं करना है, और दूसरा 1,000 हो सकता है कि ये ITC इनएलिजिबल है, जैसे सेक्शन 17(5) में है। तो दिस टू पॉसिबिलिटी शुड बी देयर, बराबर है। तो अगर मैं इनएलिजिबल है तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द टेबल नंबर F। अगर वो एलिजिबल है बट आई डोंट वांट टू टेक, देन इट विल फॉर्म पार्ट E। वो कैसे सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है? मोस्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय एयर। आप GST की क्रेडिट लेते हो बिकॉज डिफिकल्ट है, एयरलाइन एक बिल देगी, ट्रैवल एजेंट भी दूसरा बिल देगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे और ITC कैसे ले। दूसरा है बैंक चार्जेस। इनिशियली इन द पीरियड बैंक चार्जेस, बैंक नेवर शोज द बाइफर्केशन, कितना मेरा नेट अमाउंट है, कितना टैक्स है, तो वी वर नॉट अवेयर। वो पता कभी चला? GSTR 2A डाउनलोड किया तभी पता चला। Now again you have two choice, either you say कि net it off में बैलेंस शीट में मैंने बता दिया है पूरा 100 + 18 118, तो आपको 18 रुपीज वापस क्रेडिट लेके जाना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको टैक्स बनाना। सो दिस इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन डिसीजन व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई क्रेडिट है विच आई डोंट वांटेड टू टेक दो इट इज एलिजिबल, वो है। सो इन शॉर्ट हमें एक्सप्लेन करना है ये जो क्रेडिट है क्यों मुझे नहीं लेनी है, यहाँ E और F में। Then IGST paid on import of goods. अभी अच्छा दूसरा चीज, सपोज हमारा 2A के हिसाब से 10,000 रुपीज क्रेडिट इज देयर, यहाँ ऑटो पॉपुलेटेड आ गया। मेरा ITC ऑफ इनवर्ट सप्लाई है 20,000 रुपीज। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि मेरे जो सप्लायर है उन्होंने अगर GSTR 1 फाइल नहीं किया है तो 2A में आएगा नहीं, तो मेरा यहाँ 20,000 हो गया। तो भी यहाँ नेगेटिव फिगर लेगा कि नहीं D में पता नहीं है, यूटिलिटी आएगी तभी पता चलेगा कि क्या होगा उसका। ठीक है, then IGST paid on import of goods. Whenever you are importing the goods, you have to pay the customs duty and IGST. तो ये फिगर कहाँ से लेने का? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में से कितना अमाउंट आपने पे किया है, that you have to write. In the next column, IGST credit avail. This will be auto populated क्योंकि ये आपने 3B में क्लेम किया है। ठीक है, सो उसका भी डिफरेंस निकालेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। इफ देयर इज एनी डिफरेंस देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाई डिफरेंस आ रहा है, वेदर इट इज एन एलिजिबल ITC और आपने क्लेम नहीं किया है, सो दिस डिफरेंस नीड्स टू बी रिकॉर्डेड ओवर हियर। अभी ऐसा क्यों किया है? डू यू हैव एनी आइडिया एज रिगार्ड्स इंपोर्ट? थोड़े दिन पहले 3 और 4 मंथ्स बैक, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो GST के बारे में, तो एक न्यूज आया था कि गवर्नमेंट इज एबल टू डिटेक्ट large amount of ITC on imports which is unutilized. तो लोगों ने यूटिलाइज ही नहीं किया था, so there was a question mark why such kind of things are happening. तो थोड़े और जानबीन करने की कोशिश की, फिर मुझे थोड़ा पता चला कि क्या हो सकता है। देन आई हैव आइडिया कि आप मनीष मार्केट में गए, कोई लोग यहाँ से जो क्राफर्ट मार्केट में है, मनीष मार्केट, हाँ वो जो एरिया है वहाँ क्या मिलता है? ऑल इम्पोर्टेड गुड्स आर देयर, है ना, वी हम खरीदते भी है वो। हाँ जी, हाँ वो आता हूँ, तो नॉर्मली ये सारे गुड्स इंपोर्टेड रहते हैं, उनके ऊपर IGST तो भरा जाता है, लेकिन जब ये सप्लाई होता है आपको कभी बिल मिलता है? लेने गए नहीं मिलता है। बताओ, ये सब पार्ट मत निकाल देना। जब भी आपको बिल ही नहीं मिलता है, दैट मीन्स ऑन सप्लाई साइड देयर इज अ लीकेज ऑफ रेवेन्यू, सो दैट्स व्हाट दे वांटेड टू कैच ऑल के व्हाई सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। So from here they can be able to catch all of those SSCs उनके पास क्रेडिट पड़ी हुई है लेकिन they are not utilizing। ठीक है,
नेक्स्ट इज द टोटल आईटीसी टू बी लैप्स्ड। ये फिगर जो स्टेटमेंट है बड़ी हलबल मचा दिया था। मेरी आईटीसी लैप्स हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे यहाँ तो कौन सी आईटीसी लैप्स हो रही है? दोज क्रेडिट्स विच यू डोंट वांट टू अवेल, दोज क्रेडिट विच आर इनएलिजिबल, वही आईटीसी लैप्स हो रही है, दूसरी कोई आईटीसी लैप्स नहीं हो रही। तो डोंट वरी अबाउट इट, आपकी कोई आईटीसी लैप्स नहीं होगी। तो दैट मीन्स लोग सवाल पूछते हैं कि सपोज मैंने अक्टूबर तक मैंने 3B में मेरा बिल रहने का रह गया है, मैं अभी लूं मेरी आईटीसी लूज हो जाएगी, मेरे सामने वाले ने अभी तक GSTR 1 नहीं फाइल किया है, कैन आई लूज माई क्रेडिट? फ्रेंड्स, यू शुड नॉट वरी, आईटीसी आपकी कहीं भी नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम एरर मेड बाय योर सप्लायर। Don't worry about it. Recently, the circular has also been issued which clarified that once you have received the goods or services, you have the invoice and you have made the payment, then your ITC will not be loosed. वही जरा क्वेश्चन जो आने वाले थे मेरे पास फ्यूचर में, उसका ही मैं रिप्लाई अभी दे देता हूं, so that at least we can ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पार्ट है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, ये सारा आपको ऑटो पॉपुलेटेड मिलेगा, यहाँ कुछ आपको भरना नहीं है। ये सारी डिटेल आपने जो 3B में भरी है वहीं से जनरेट हो जाएगी, सो नीड नॉट हैव टू एक्सप्लेन। पार्ट नंबर 5, particulars of transactions of the previous financial year declared in the return of April to September of current financial year or up to the date of filing of annual return whichever is earlier। तो सेम इंफॉर्मेशन हमने पार्ट 8 में भी देखी, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क इतना है कि वहां जो पार्ट 8 था वो इनवर्ड सप्लाई के लिए था, तो आउटवर्ड सप्लाई के लिए कुछ नहीं था, तो यहाँ आउटवर्ड सप्लाई देखा जाएगा। सो फॉर एन एग्जांपल, सपोज मैंने जो 1 लाख रुपीस का इनवॉइस इश्यू किया है विच आई हैव नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल ईयर 17-18, फिर भाई साहब ने मुझे फोन किया प्लीज आप अपलोड करो तो ही मुझे क्रेडिट मिलेगी, तो मैंने वो मई 2018 में अपलोड किया। सो वेयर आई विल शो, आई हैव टू शो इट ओवर हियर। सपोज मैंने 1 लाख का 10 लाख हो गया, आई हैव टू अमेंड दैट ट्रांजैक्शन, बट दैट अमेंडमेंट आई हैव डन इट इन द May 2018, सो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ हियर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हाँ, एक बात मैं यहाँ बोलने को रहेगा, यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो ये जो इनवर्ड सप्लाई था ये अदर देन इंपोर्ट एंड आईटीसी ऑन रिवर्स चार्ज था। सो दैट मीन्स कि अगर मेरा कोई रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स भरना है ऑन जीटीए रह गया है इन फाइनेंशियल 17-18 एंड व्हाइल डूइंग द ऑडिट इफ एसएससी कम्स टू नो कि इसका जो मुझे रिवर्स चार्ज भरना है आई हैव टू पे इट, सो दैट पर्सन हैज पेड इन द मंथ ऑफ जून 2018, तो वो कहां दिखाएंगे? सो दैट कोई प्रोविजन नहीं है, बराबर है, यहाँ खाली इनवर्ड का ही है। सो टू दैट एक्सटेंट द फॉर्म इज डिफेक्टिव। सपोज मैंने कोई इंपोर्ट किया है लेकिन मैंने शो नहीं किया इन 17-18, मैंने शो किया 18-19 में, आई कैन नॉट शो इट ओवर हियर, सो टू दिस एक्सटेंट दिस फॉर्म इज डिफेक्टिव। रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो मैंने आपको बताया रूल 42-43, एनुअल रिवर्सल करना है बिफोर September 18 एंड इफ यू हैव डन द रिवर्सल इन द मंथ ऑफ September 2018 देन नेचुरली व्हाइल फाइलिंग द 3B you will do that, so that detail will come over here. Next is the ITC availed for the previous financial year. हाँ, this is very important. यहाँ क्या लिखेंगे? ITC availed for the previous financial year. This will include and take care of all the ITC. That means including the import and the inward supplies on which tax has to be paid on reverse charges. जितना भी आपका 17-18 का invoices है, but वो आपने 18-19 में दिखाना है, that will come over here. मैंने बताया ना, फॉर्म के साथ रिकंसिलिएशन मत कीजिए, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आपको कहां भी कुछ टैली नहीं होगा, ये खाली फॉर्म है फॉर द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन ओनली। देन क्विकली रिफंड, रिफंड में क्या है? टोटल रिफंड कितना क्लेम किया, रिफंड का भी क्लेम कर सकते हैं ओनली इन 3 सिचुएशन। व्हाट आर दिस सिचुएशन? व्हेन यू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज, when you supply to SEZ units or to the developer of SEZ, and third one is inverted rate duty structure. इसके अलावा you cannot file any refund claim, ठीक है? So this information you can get it from the refund payment module. आपका refund payment module में जाएंगे तो सारी चीज extract हो जाएगी, जैसे total refund claim, total refund sanction, total refund rejected, and last one is the total demand refund pending. ये सारी डिटेल वहां से मिल जाएगी। Next is the total demand of tax. Total demand of tax, tax paid and total tax liable to be paid at a later date. ये डिटेल लेनी, ये कहाँ से हमें डिटेल मिलेगी? Then in the portal itself you have to go to the view notices. View notices and orders. हाँ, पोर्टल में जाएंगे तो वो आपको दिखेगा।
सो जीएसटी लॉ की अदर पिक्यूलरिटी है कि आप जैसे ही किसी ने आपको ऑफिसर ने नोटिस इश्यू की, वो आपको यहाँ पोर्टल में आ जाएगी, आपको फिजिकल कॉपी, डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल कॉपी फ्रॉम दैट। सो अगेन क्या है, सुबह में उठ के चौथी एक्सरसाइज है कि आपको व्यू नोटिस इन ऑर्डर देखने का, क्योंकि वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी टेक द ऑल पासवर्ड एंड यूजर आईडी ऑफ द क्लाइंट विथ अस, वी कीप इट विथ अस, दिस इज एन ऑनरस ड्यूटी। सो हमें रखना है, उनको तो पता नहीं है, सो वी हैव टू चेक इट एवरी डे कि कोई नोटिस आई कि नहीं आई। दूसरा, आपको लायबिलिटी रजिस्टर देखना है। सपोज कोई ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया और 10 लाख रुपए की लायबिलिटी निकाल दी, तो क्या हो जाएगा, आपका व्यू ऑर्डर में तो दिखेगा, प्लस आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर है वहां क्रेडिट हो जाएगी। अभी 3B भरना है, क्लाइंट ने आपको 5 लाख रुपए दे दिया, बोलो पेमेंट करने के लिए। जैसे ही आप सेट ऑफ करने जाते हो तो पता चला पैसा ही नहीं है, कहां गया, क्योंकि व्हेनेवर यू मेक द पेमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर लायबिलिटी रजिस्टर, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीएसटी लॉ। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट करोगे तभी होगा, अदरवाइज सब ऐसे ही करते थे। दूसरी क्या है, आपने अगर 1 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप दूसरे मंथ का रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। ब्यूटी ऑफ द जीएसटी लॉ, नो पेंडेंसी, सब ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे। सो दिस इज व्हाट अबाउट द रिफंड। पार्ट 6 it says information on supplies received from composition taxpayer deemed supply under section 143 and goods sent on approval basis। अभी यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ रिटर्न के साथ कोई लेना देना नहीं है, सो रिटर्न में ये इंफॉर्मेशन नहीं गई है फिर भी आपको देना है, माइंड इट वेल, यू कैन नॉट एस्केप इट। सो फर्स्ट है सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर, ये आप जब 3B फाइल करते हो तो इनवर्ट सप्लाई में डिटेल आपकी आएगी। सेकंड है डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143, क्या है इसमें, दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड जॉब वर्कर। When a manufacturer sends the inputs or capital goods to the job worker to carry out some process on that input, then he has to do the process and return back to him within a period of stipulated time period, and that time period is 1 year and 3 years. If that doesn't come within the stipulated time, then that supply will be considered as a deemed supply and manufacturer has to pay the tax. Another is goods sent on approval basis. The law says that whenever you are sending the goods, at that point of time you need not have to pay. It has to be, tax has to be paid only when the order is confirmed. But suppose order is not confirmed within a period of 6 months, then you have to, it would be considered as a deemed supply and tax has to be payable. So ये जो information additional है, this you have to compile. Last part, हाँ, अभी खाली 5 ही मिनट। I know everyone is hungry. पार्ट 17 एंड 18 है, यहाँ क्या है, आपको इंफॉर्मेशन खाली कंपाइल करनी है। HSN डिटेल, जो आप GSTR 1 करते हो तभी ये डिटेल देते हो HSN की, क्या देनी है, वहाँ क्वांटिटी देनी है, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स और HSN देना है, बराबर है। नेक्स्ट है 18 में आपको इनवर्ट साइड का देना, ये भी इंफॉर्मेशन सबके पास रेडी है? किसी के पास नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन हमें कंपाइल करनी पड़ेगी। इट वुड बी अ टीडियस टास्क। गुड्स है हम समझ सकते हैं, सर्विसेज में कैसे करेंगे। ऑन द ओवर अबाउट इट, लॉ कहता है कि अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1.5 CR है तो आपको HSN नहीं लिखना है, तो हमें वो HSN ढूंढना पड़ेगा। HSN ढूंढना बहुत सिंपल है, रेट कोड में जाओ, कंट्रोल F करो, आइटम डालो, मिल जाएगा। बट सर्विसेज टू फाइंड, हेल ऑफ अ टास्क। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। 19th इज द लेट फीस पेमेंट। मैंने आपको बताया लेट फीस कितनी है, 200 रुपीज और 0.25% ऑफ द टर्नओवर। तो अगर मैंने रिटर्न फाइल लेट किया तो पहले मुझे देखना है कि कितना पेएबल है और कितना पे किया है, वो यहाँ इंफॉर्मेशन दे देनी है। तो इतना कर दिया, हमारा फॉर्म खत्म। लेकिन अभी मैंने बताया था स्टेच्यूटरी वार्निंग, ये जो वेरिफिकेशन है, लेट अस रीड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। It says, I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing has been concealed therefrom. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने सेम 9C में भी देखा। उसके आगे पढ़िए। It says, in case of any reduction in the output tax liability, the benefit thereof has been or will be passed on to the recipient of supply. ये कुछ समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेल टू अंडरस्टैंड वेदर हम यहाँ कुछ लायबिलिटी डिटरमिन कर रहे हैं पूरे फॉर्म में। कहाँ भी आपने देखा कि दिस इज द टैक्स लायबिलिटी यू टू पे? नहीं। अगर हम टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन नहीं करते तो एडिशन और डिडक्शन कहाँ से सवाल आएगा? नहीं आएगा। सो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट हैज कम, दैट्स व्हाई दिस वेरिफिकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ, नाउ
3 और 4 days बैक फाइलिंग प्रोसेस आया था GSTN के पास से, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट कि क्या आया है। वहां वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपको सारी चीज ऑटो पॉपुलेटेड करके दे देंगे PDF फॉर्मेट में। दैट मींस GSTR 1 एंड GSTR 3 भी ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा एंड दिस थिंग वुड बी अमेंडेबल। तो मैंने एक टाइम पढ़ा तो लगा कि ये तो सारा फॉर्म रेडी मिल जाएगा, जो भी हमने टेबल 4, 5, 6, 7 देखा, 8। तो व्हाट वी हैव टू डू, और हमने कोट किए थे बड़े बड़े अमाउंट क्लाइंट को कि हमें एनुअल रिटर्न भरना है, कैसे होगा, है ना। फिर और अंदर झांका तो पता चला ये फिगर अमेंड कैसा होगा, ओनली दोज फिगर्स, क्योंकि उनके पास खाली ग्रॉस फिगर है। ये रिटर्न भी एक जन पूछ रहा था कि ये सारा ऑटो पॉपुलेटेड होगा, तो व्हाट वी हैव टू डू। तो बोला नहीं ऐसा नहीं है, GSTN के पास भी बहुत कम डेटा है, जो आपको समरी दिखती है ना GSTR 1 में उतना ही डेटा है। उन्होंने बहुत सारे डिटेल में डेटा मांगा है, वो सब नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बताया, ये चीज हम आपको एडिटेबल रखेंगे, आपको ये डेटा भरना है। सो दैट एक्सरसाइज वी हैव टू डू इट, सो स्टिल वी हैव ए चांस। फिर बोलते हैं कि अगर आपका नील रिटर्न है तो एक ही क्लिक में फाइल हो जाएगा। अरे भाई नील रिटर्न है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। देन आल्सो दे वांटेड टू शो इट कि भाई ये फाइल हो जाएगा। देन नो पेमेंट हैज टू कैन बी मेड, क्योंकि कुछ पेमेंट की लायबिलिटी डिटरमिन नहीं कर रहे तो पेमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं है। बट सपोज लेट फी पे कर रहे हैं तो दैट हैज टू बी फाइल्ड इन DRC 03। ठीक है। फर्दर दे आर सेइंग कि दिस फॉर्म इज नॉट रिवाइज्ड, ये फॉर्म रिवाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन डू यू थिंक सो कि ये फॉर्म अगर सपोज मैंने गलती कर दी तो रिवाइज करने की भी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, जो डेटा वही है वही हम दे रहे हैं, तो व्हाई टू रिवाइज इट। सो डोंट वरी, रिवाइज कोई मिस्टेक भी हो गई है। हाँ तो चलो नाउ लेट्स सी, हम जो बात कर रहे थे कि ये 31 दिसंबर 2018 जो डेट दी गई है, हाउ फार इट इज, वेदर कैन बी एक्सटेंड और नॉट एक्सटेंड। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे हमारे यहाँ SSCs है, उनकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक्सटेंड की गई है। कैसे, एक ऐसे क्लासेस ऑफ SSCs है जिन्होंने जुलाई 17 से सितंबर 18 तक रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो बोला चलो उनके लिए अभी एक अभय योजना बनाते हैं कि उन वो SSC जिन्होंने GSTR 1 फाइल नहीं किया है वो लोग 31 अक्टूबर 2018 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जो लेस देन 1.5 करोड़ है उनका भी लिए 31 अक्टूबर कर दी। तो दैट मीन्स दे कैन नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न, जहां तक ये GSTR 1 नहीं फाइल करेंगे, तो वो अक्टूबर था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ऐसे SSC है जो नेचुरल, बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर उनको रिटर्न नहीं फाइल करते थे। वैसे है द पर्सन हु स्टेज इन द स्टेट ऑफ केरला, उनके जो रिटर्न थे जुलाई टू सितंबर 18 वो उनको 15 नवंबर तक फाइल करने हैं। तीसरे कैटेगरी है न्यूली माइग्रेटेड टैक्स पेयर। ड्यू टू माइग्रेशन दिस आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन, वो फाइल नहीं कर पाते थे, उनको नंबर ही नहीं मिला था तो फाइल कैसे करेंगे, बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड टेक्निकल ग्लिचेस। तो उनके लिए बोला कि आपका जुलाई 17 टू नवंबर 18 का रिटर्न आप कभी फाइल करेंगे, 31 दिसंबर 2018। अभी ये जो क्लास ऑफ वो एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, डिफिकल्ट है। देन ट्रान 1 में भी यही प्रॉब्लम है, बिकॉज द ट्रान 1 कुड नॉट बी फाइल्ड बाय 29 दिसंबर 2017। मेनी पीपल हैव अप्रोच्ड द हाई कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट हैज सेड कि यस आपको आपकी सिस्टम की ग्लिचेस की वजह से ये बंदा फाइल नहीं कर पाया है, तो आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सो दैट दे कैन फाइल इट। सो अकॉर्डिंगली नाउ दे हैव प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी, सो ऑल दोस टैक्सपेयर्स who could not able to file their Tran 1 and Tran 2 by 29th this day of December 2017, they can still file it. Which date है 31st March 19, ये सही डेट है, गलत नहीं है उसमें। So suppose if I could not file the my Tran 1, can I file my GSTR return? No. So from all this it appears कि 31st December 2018 is capital, पता नहीं है क्या होगी डेट, लेकिन एक्सटेंड होगी बराबर है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एनुअल रिटर्न। फ्रेंड्स, ये जो एनुअल रिटर्न और GST रिटर्न फाइल करने की जो है प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम मत लो, दिमाग पे स्ट्रेस मत डालो। वन हैज टू एंजॉय द लाइफ एंड देन ओनली डू द वर्क। एंड विद दिस आई वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू।